मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने क्लासों में ये टॉपिक करवा दिए हैं और अब इनकी टॉपिक को अपने यूट्यूब के माध्यम से जो विद्यार्थी नहीं आ रहे उनके लिए भी अपने इन टॉपिकों के नोट्स और प्रश्नों को समझाया जा रहा है। तो विद्यार्थी इन प्रश्नों को अपने कंटिन्यू प्रोसेस में देखें। तो हमने देखा था कि इससे पहले वाला जो टॉपिक था यानी वैश्विक तापमान और तापमान, और आज हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन। तो वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन दोनों घटनाएं एक दूसरे से मिली हुई है। इसमें क्या मार्जिन डिफरेंस है उस पर भी अपने डिस्कस करेंगे। जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, जलवायु परिवर्तन है वो किन कारणों की वजह से होता है, क्लाइमेट चेंज। वो क्लाइमेट चेंज जो परिवर्तन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उसके क्या दुष्परिणाम हैं, उस दुष्परिणामों पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यानी वैश्विक और भारत स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक कार्य किए गए हैं, यानी जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए जो प्रयास विश्व स्तर पर भारत स्तर पर चल रहे हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, और स्थानीय स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं उस पर भी हम यानी डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने देखा था वैश्विक तापमान। तो वैश्विक तापमान तो क्या होता है कि पृथ्वी के जो एवरेज तापमान होता है उसमें ग्रीन हरित गैसों के सर्जन के कारण जो वृद्धि होती है, तो वो तो क्या है वैश्विक तापमान। जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालीन बदलाव, यानी वैश्विक तापमान तो यानी समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन आता है, लेकिन जो दीर्घकालिक यानी मौसम की दशाओं, तापमान, आर्द्रता की मात्रा, तापांतर, जलवाष्प की मात्रा के अंदर यानी वैश्विक तापमान की वजह से जो परिवर्तन आता है, जिससे क्या है मौसमी परिवर्तन, वर्षा की मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, सूखे की मात्रा, अकाल, बाढ़, चक्रवात जैसी जो घटनाएं घटित होती है उसमें जलवायु परिवर्तन का बड़ा योगदान होता है। तो यानी जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में जो दीर्घकालीन परिवर्तन आता है। इस तरह जब हम किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसको हम जलवायु कहते हैं। और विश्व जलवायु विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी यानी क्षेत्र के पिछले 31 सालों की जो जलवायु की जो यानी जो दशाओं में जो परिवर्तन आता है, एवरेज यानी 31 सालों का जो यानी जलवायु घटकों का विश्लेषण के आधार पर जलवायु करते हैं। तो दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का जो परिवर्तन है वो जलवायु है। तो ये जलवायु जो परिवर्तन के कारण जलवायु के दशाओं में जो बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है और मानवीय क्रियाकलापों की वजह से भी होता है। तो प्राकृतिक जो बदलाव है वो ज़्यादा विनाशक नहीं जितना मानव की जो विभिन्न प्रकार की औद्योगिकरण, नगरीकरण और जीवाश्म ईंधनों के दहन, बदलती जीवन शैली है ना, उसका प्रभाव जलवायु पर ज़्यादा हुआ है, जिसका सीधा प्रभाव मानव, जीव जंतु और वनस्पति पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण कौन से हैं, पहले तो उन कारणों का हम विश्लेषण करेंगे। उसके बाद यदि अपने देखना चाहें तो उसके दुष्प्रभावों को पर भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो आता है प्राकृतिक कारण और दूसरा आता है मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारणों में देखें तो एक तो आता है ज्वालामुखी क्रियाएं। ज्वालामुखी की वजह से क्या होता है कि वायुमंडल में यानी विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें, विभिन्न प्रकार धूल, डस्ट के कण जमा हो जाते हैं, जिससे यानी वैश्विक तापमान और जलवायु दशाओं में परिवर्तन होता है। दूसरा यदि देखें सौर कलंक, यानी हमारे ब्रह्मांड सूर्य के अंदर जो काले धब्बे हैं उनकी हर 11 साल में परिवर्तन आता है। तो उसमें कई बार कम तापमान सर्जित होता है, कई बार अधिक तापमान सर्जित होता है, उसका भी प्रभाव रहता है। इसके अलावा दावानल यानी प्राकृतिक रूप से जंगलों में लगने वाली जो आग है उसका भी एक बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो घटक हैं वो भी क्या करते हैं, जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं। वही मैंने बताया कि मानवजनित जो कारक हैं
जलवायु परिवर्तन में पिछले जैसे औद्योगिकरण हुआ है उसके बाद मानव जनित कारणों का बड़ा यानी अधिक योगदान रहा है। तो उन मानव जनित कारकों में देखें तो सबसे मेजर कारण आता है वन विनाश, यानी औद्योगिकरण, नगरीकरण, बांधों, पुलों, सड़कों जैसे विभिन्न प्रकार के यानी मानव द्वारा किए जाने वाले रचनात्मक कार्यों की वजह से यानी वन भूमि को सफाया करके उनको कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जाता है। वन उसमें अंदर बांधों, पुलों, नहरों, सड़कों का निर्माण, आवासीय बस्तियों के निर्माण के लिए वनों का जो विनाश होता है तो वो एक बड़ा मेजर रोल आ जाता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन भी जैसे जैसे यानी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है, तो उससे सीधा प्रभाव जलवायु के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रीन हरित गैसें उत्सर्जित हो जाती हैं और जिसकी वजह से वैश्विक तापमान में जो परिवर्तन आता है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन आ जाता है। वर्तमान की कृषि पद्धति जो वैज्ञानिक यानी अवैज्ञानिक कृषि पद्धति कहें या जो कृषि का जो पैटर्न है जिसमें अधिक हाइब्रिड बीज वालों प्रयोग किया जाता है, नेचुरल खेती नहीं होती, कृत्रिम रूप से पेस्टिसाइड, केमिकल्स डाले जाते हैं, तो उसका भी क्या है होता है जलवायु परिवर्तन पर योगदान होता है क्योंकि जल की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा औद्योगिकरण, यदि औद्योगिक कल कारखानों की संख्या बढ़ रही है उसका प्रभाव भी जलवायु परिवर्तन पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यानी शहरीकरण या जिसको हम नगरीकरण भी कह सकते हैं, जैसे जैसे यानी मानव अपने तृतीय चतुर्थ क्रियाकलापों की ओर बढ़ रहा है, शहरीकरण की संख्या बढ़ रही है और उसका दुष्परिणाम यानी गंदी बस्तियों का निर्माण होना, वहाँ विभिन्न प्रकार के कल कारखानों, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कल कारखानों के अलावा परिवहन के साधनों का विस्तार और गंदी बस्तियों का विस्तार हो रहा है, अवशिष्ट मल जल के निस्तारण जैसी कई समस्याएं आ रही है जिसका जलवायु परिवर्तन पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये 4-5 कारण हैं जो कॉमन है। वैश्विक तापमान में भी लगभग इन्हीं कारकों का योगदान था जिसमें वनों का विनाश हमने देखा, औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, आधुनिक जीवन शैली है, मानवीय क्रियाएं, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, तो दोनों की क्योंकि दोनों घटनाएं लगभग यानी एक दूसरे से कोरिलेटेड करती हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के क्या दुष्परिणाम हैं, तो दुष्परिणाम सीधा सा देखें तो एक तरफ तो क्या होगा यानी अतिवृष्टि यानी बाढ़ आएगी, कहीं अनावृष्टि यानी सूखे की जैसी समस्या होगी, कहीं पर असामयिक वर्षा होगी, जहाँ वर्षा कम है वहाँ अधिक हो जाएगी, जहाँ सामान्य वर्षा होती है वहाँ कम वर्षा होगी, तो कई तरफ सूखे से समस्या होगी तो दूसरी तरफ क्या है बाढ़ से भी क्या है विनाशक प्रभाव देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रभाव की हम देख करते हैं कृषि प्रारूप, यानी जलवायु दशाओं में परिवर्तन होगा तो विशेष तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गेहूं पर फसल पड़ेगा, शीतोष्णकटिबंधीय चावल की खेती में आर्द्रता और तापमान में बढ़ने के कारण यानी उत्पादन जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ेगा नहीं क्योंकि जनसंख्या का दबाव भी है, उत्पादन में कमी बेनी जलवायु परिवर्तन होगा तो खाद्यान्न जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए उस अनुपात में नहीं बढ़ पाएगा और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। अगला कारण देखिए मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, यानी मानव स्वास्थ्य पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रही है नगरीय क्षेत्रों में जहरीली गैसें धूम्रकोरे का निर्माण कर रही है, विशेष तौर पर सर्दियों के अंदर धूम्रकोरा यानी कई जहरीली गैसें निचले वायुमंडल स्तर पर आकर धुएं के साथ मिलकर यानी धूम्रकोरे का निर्माण करती है जिससे श्वसन से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित कई प्रकार के संक्रामक रोग इसके वजह से हो जाते हैं। इसके अलावा समुद्र जल स्तर में वृद्धि भी जैसे जैसे यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र में जल स्तर में वृद्धि होगी और जो द्वीपीय राष्ट्र हैं जैसे अपना मालदीव है उन्होंने अफ्रीका में ज़मीन खरीदने के लिए प्लान बना ला क्योंकि वहाँ इस तरीके से बढ़ता रहा अगले 20-30 सालों में वो जलमग्न हो जाएगा द्वीप। इसी प्रकार से जो बंदरगाह नगर हैं वो जलमग्न होंगे तो उनको दूसरी जगह स्तर पर प्रवासन करना पड़ेगा, तो यानी ये भी एक बड़े व्यापक स्तर पर यानी समस्या। हरित जैवमास में कमी, यानी
जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा तो उसका सीधा प्रभाव वनस्पति और उसमें वनस्पति में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति पर पड़ेगा और धीरे धीरे उसके अंदर कमी आएगी, जो हमारी पृथ्वी के जलवायु चक्र का एक अभिन्न अंग है। उनका विनाश होगा तो यानी उसकी वजह से यानी सीधा सा प्रभाव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए ओजोन गैस, ओजोन सतह पर नुकसान, यानी हमारी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरणों को रोकने का काम करती है ओजोन लेयर, उसमें ओजोन छिद्र हो गया है अंटार्कटिका के ऊपर, जिसकी वजह से यानी विभिन्न प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी पृथ्वी पर आ रही है, जिससे यानी त्वचा कैंसर जैसे कई संक्रामक रोग देखने को उसकी वजह से मिल रहे हैं। इसके अलावा यह हिमानियों का पिघलना, यानी हमारे पेयजल के स्रोत में देखें तो विश्व के 97% जल खारा है, 3% जल मीठा है, और उस जल में भी यदि ग्लेशियरों में अधिकांश जल, और वो जल यदि पिघलेगा तो समुद्र में व्यस्त बह के चला जाएगा, तो यानी जल संकट का सामना होगा और ये समस्या भी सामने आएगी। अब हम देखें कि ये जो जलवायु के जो दुष्परिणाम हैं इसको किस प्रकार रोका जा सकता है। तो स्थानीय स्तर पर यदि अपने देखें तो इसमें जन चेतना, विभिन्न प्रकार के सेमिनार संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए। स्थानीय स्तर की वनस्पति है उनको किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, स्थानीय स्तर पर जो ये पर्यावरणीय अपघटकीय कारक हैं उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अपने नागौर बेल्ट के अंदर लवणीय खारा है और क्लोरोसिस रोग की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। पाली के पास सूती वस्त्र उद्योग की वजह से वहाँ की मृदा और वायु प्रदूषण उसकी वजह से हो रहा है। औद्योगिक नगरीय क्षेत्रों के अंदर औद्योगिक कल कारखानों, तो यानी स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको अपने यानी एकजुट होकर उसका सतत प्रयास करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु से संबंधित जो परिवर्तन है उसको देखें तो भारत सरकार ने पर्यावरण में जो जलवायु परिवर्तन करने वाले विभिन्न प्रकार के घटक हैं उनको, जिसमें जल, वायु, मृदा, ध्वनि जैसे विभिन्न प्रकार के जो यानी अवयव है उनमें जो विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ आई हैं, उन विकृतियों को रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना, जिसमें वनस्पति, जीव जंतु, मानव और उनके विभिन्न प्रकार के घटकों को किस प्रकार सुरक्षित किया जा सकता है, इससे संबंधित अधिनियम को बनाया। इसको यानी यथार्थ धरातल पर सही तरीके से क्रियान्वित हो तो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। राष्ट्रीय कार्य योजना 2 यानी भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर जो ग्रीन हरित गैसों और जीवाश्म ईंधनों के दहन और नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों से संबंधित यानी उनको कंट्रोल करने के जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना यानी सतत विकास, टिकाऊ विकास के लिए प्रारंभ में जो लक्ष्य रखे गए थे उन लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, किन प्रकार से जिसमें ऊर्जा है, ऊर्जा संरक्षण, वनावरण में वृद्धि है ना, तो इस प्रकार की कार्य योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सौर मिशन यानी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये राष्ट्रीय सौर यानी मिशन पहले भारत में शुरू किया, फिर 15 का जो क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस सम्मेलन था उसके अंदर यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच भी बनाया भारत के प्रयासों से, जिसमें भारत के अंदर ही गुड़गांव के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय भी है ना। तो इसी तरह पर राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष का भी गठन किया गया कि जलवायु के में जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आने वाले घटक हैं, जैसे कोयला है, कोयले पर सेंस कर लगा दिया 50 रुपये प्रति क्विंटल, जिससे कि वो उसमें किस प्रकार हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसको नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये भारत सरकार का एक अनुपम पहल है, जिससे यानी जीवाश्म ईंधनों पर अब हमारी आश्रितता कम होगी और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस जैसी यानी नवीकरणीय ऊर्जा सोर्सों का अधिक से अधिक विकास होगा, अधिक तकनीक का सर्जन होगा। राष्ट्रीय वहनीय पर्यावास मिशन यानी नगरीय क्षेत्रों में समुचित, खुले और अच्छे मकान की व्यवस्था बनाने के लिए जो वहनीय प्रवास मिशन 2011 लाया गया, जिसमें इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा
आवास योजना भी प्रारंभ की गई। तो इस प्रकार के व्यापक प्रयास यानी किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन यानी भारत में नगरों, सड़कों, गोचर भूमि और के किनारों पर वृक्षारोपण का कार्य यानी इस मिशन के तहत है वो किया गया। तो यानी व्यापक स्तर पर यानी समय समय पर कई परिवर्तन किए गए और उनको यथार्थ धरातल पर ये क्रियान्वित होंगे तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में देखें तो यानी सर्वप्रथम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को यानी ओजोन क्षरण को बचाने के लिए प्रयास किया गया। 1992 के अंदर पृथ्वी शिखर सम्मेलन में टिकाऊ विकास से संबंधित कार्य योजनाएं अपनाई गई। 1197 में क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हरित गैस है उसको कटौती करने का जो विश्व स्तर पर लक्ष्य रखा गया। पेरिस सम्मेलन 2015 के अंदर जो COP21 था उसके अंदर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोकने का प्रयास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का गठन किया गया। इसी प्रकार से जोहान्सबर्ग सम्मेलन में भी सतत विकास पर जोर दिया गया। तो समय समय पर यानी प्रतिवर्ष ये यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोपों का आयोजन किया जाता है, सम्मेलन आयोजन किए जाते हैं, तो उसको यथार्थ धरातल पर क्रियान्वित कर हम इस समस्या को निजात दिला सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों पर। तो जलवायु परिवर्तन वाले जो प्रश्न है उस पर डिस्कस करें तो नंबर 1 प्रश्न आता है कि जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य क्या है। तापमान में वृद्धि, तापमान और वर्षा में परिवर्तन, तापमान और मौसमी पैटर्न में दीर्घकालीन बदलाव। तापमान में वृद्धि होगा तो वो हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग, और तापमान और मौसम पैटर्न में दीर्घकालीन जो बदलाव आता है, मौसम की विभिन्न दशाओं में परिवर्तन आता है, तो वो आ जाता है क्या, जलवायु परिवर्तन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखें, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मानव जनित कारण कौन सा है। तो वन विनाश, औद्योगिकरण, नगरीकरण, उपरोक्त नहीं। मानव जनित जलवायु परिवर्तन से मानव जनित कारण कौन सा है। तो वन विनाश भी है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे, सभी कारण इसमें ऑप्शन डी उसका उत्तर सही उत्तर होगा। तीसरा, जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है। वन विनाश है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, जीवाश्म ईंधन है। यानी जीवाश्म ईंधनों के दहन की वजह से सर्वाधिक मात्रा में CO2 का सर्जन होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्राकृतिक जनित कारण कौन सा है। औद्योगिकरण, वर्तमान कृषि पद्धति, ज्वालामुखी। जलवायु नेचुरल प्रोसेस है जिसके तहत जलवायु में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन का व कारण के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन है, तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालीन बदलाव जलवायु परिवर्तन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए प्राकृतिक और मानवजनित कारण जिम्मेदार है। बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर सही कथन का चयन करना है। तो कथन ए में दिया हुआ कथन सही, कारण गलत है। बिल्कुल गलत बात है। कथन गलत, कारण सही है, तो दोनों सही है इसमें तो। लेकिन इसमें ये बता दिया भी कथन गलत है। बिल्कुल कारण और कथन दोनों सही है, परंतु उसकी व्याख्या नहीं करता है। चौथा है, कथन और कारण दोनों सही, कथन कारण की व्याख्या करता है, क्योंकि तापमान में मौसमी परिवर्तन का दीर्घकालीन बदलाव विभिन्न प्रकार के यानी प्राकृतिक मानवजनित कारणों के जिम्मेदार होता है। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम नहीं है बाढ़ व सूखा, निश्चित रूप से आएगा। खाद्यान्न संकट आएगा, ओजोन परत को ह्रास होगा, हरित जैवमास में वृद्धि नहीं, इसमें कमी आएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय प्रयास कौन से हैं। राष्ट्रीय कार्य योजना 2008, राष्ट्रीय मिशन 2010, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन 2014। तो यानी उपरोक्त चारों कार्य योजनाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जलवायु परिवर्तन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन से हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन 1992, पेरिस सम्मेलन 2015, उपरोक्त सभी। तो यानी ये तीनों प्रयास हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किए गए हैं। तो इस प्रकार यानी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हमने देख लिया भी जलवायु और
वैश्विक तापमान में अंतर क्या है? तो वैश्विक तापमान तो पृथ्वी के तापमान में हो रही लगातार वृद्धि से क्या है, वैश्विक तापमान है। लेकिन जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य तापमान और मौसम में जो पैटर्न में जो दीर्घकालिक बदलाव आता है उसके लिए हम जलवायु परिवर्तन का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।